शब्दोच्चार। वक्ता के शब्दों का उच्चार बहुत महत्व की चीज होती है। आपके भाषण का हर शब्द लोगों को ठीक ढंग से सुनाई देना चाहिए। नहीं तो आप बोल रहे हो, मुंह के मुंह में बोल रहे हो, स्पष्ट शब्द लोगों तक पहुंच नहीं रहे हो, तो आप कभी अच्छे वक्ता नहीं बन पाओगे। इसलिए जल्दबाजी में न बोलना। शायद आप जब केवल लोगों के साथ में सामान्य संवाद करते हो, बातचीत करते हो, तब बहुत स्पीड रहता होगा, चलेगा। लेकिन भाषण में आपका स्पीड ऐसा होना चाहिए कि हर शब्द स्पष्ट रूप से लोगों को सुनाई दे, इतना ध्यान में रखिए। कॉमा, पॉजेस बहुत महत्व के होते हैं, वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके तरफ ध्यान दीजिए। कुछ शब्द, कुछ वाक्य रिपीट कर कर ज़्यादा प्रभाव निर्माण किया जा सकता है, लेकिन हमेशा बार बार शब्दों का उपयोग करना, यानी हर 2-3 वाक्य के बाद में एक शब्द के लिए पर्यायी 3-4-5 शब्द बोलना या फिर वही वाक्य दोहराना, ये बार बार नहीं करना चाहिए। अगर आपका 1 घंटे का भाषण है, उसमें 3-4-5 बार आप करते हो तो ठीक है, लेकिन हर 2 मिनट के बाद ऐसा ही कर रहे हो तो वो फिर इफेक्ट कम कर देगा। अब कुछ शब्दों का हम यानी उच्चार स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ये हर एक की दिक्कत होती है। शायद ही कोई इसके लिए अपवाद होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम स्पष्ट उच्चार कर पाए उस शब्दों का, ये देखिए। यानी एक भाषण में आपके ध्यान में आया, चाहे बोलते वक्त ध्यान में आया या फिर बाद में रिकॉर्डेड स्पीच सुनते हुए ध्यान में आया कि शब्द का मैं बहुत इफेक्टिव उपयोग नहीं कर पाया हूं, या फिर स्पष्ट उपयोग नहीं कर पाया हूं, या फिर उसका उच्चार मैं स्पष्टता से नहीं कर पाया हूं, तो उस शब्द की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के समय अगर आपके ध्यान में आता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बावजूद ये शब्द को मैं स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूं, छोड़ दीजिए, नया शब्द उठा लीजिए, उससे पर्यायी शब्द का उपयोग कीजिए। और ये सब होने के बाद में भी ऐसा अगर हो कि नहीं, आप कुछ स्पष्ट शब्दों का यानी शब्दों का स्पष्ट उच्चार नहीं कर पाते हो, लेकिन वो शब्द तो बार बार आते हैं, उसका उपयोग करना ही होता है, तो छोड़ दे, जैसे आते वैसे आने दो, कुछ बिगड़ता नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा शरद जोशी जी का उदाहरण देता हूं। जिन वक्ताओं को मैं बहुत मानता हूं उनमें एक शरद जोशी जी है। बहुत प्रभावी वक्ता थे, लेकिन उनको 2 मराठी अल्फाबेट्स का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं करना आता था। र और ळ, ळ, कमळ, हिंदी में कमल बोलते हैं, मराठी में कमळ बोलते हैं, ळ नहीं करना आता था। तो शुरुआत में जब शरद जोशी जी का भाषण सुने तो ये बहुत खटकता था, कई बार शब्दों का अर्थ भी बदल जाता था, लेकिन वो इतने प्रभावी वक्ता थे, उनके भाषण में इतनी तार्किक बातें होती थी कि उनको 2 अल्फाबेट्स का उच्चारण ठीक न करना आते हुए भी उनका भाषण प्रभावी हो जाता था। इसलिए अगर उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर पाते हो तो उस बात को आप छोड़ दीजिए, उससे कुछ बिगड़ता नहीं। अब मित्रों, और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में मुझे आपके सामने रखना होगा। श्रोताओं की ओर देखना। भाई, हम भाषण देते हैं तो श्रोताओं की ओर तो हमें देखना ही पड़ता है ना। लेकिन आपको धीरे धीरे ये आदत डेवलप करनी होती है कि लोगों को लगे, श्रोताओं को लगे कि आप उनके तरफ देख रहे हो, लेकिन आप उनके तरफ मत देखिए। अब मैं कह रहा हूं तो आप बोलेंगे सर आपके बात में तो विरोधाभास है, आप कह रहे लोगों की तरफ देखो, उनको लगना चाहिए आप देख रहे हो, फिर भी मत देखिए। क्योंकि अगर आप बहुत बारीकी से लोगों की तरफ देखते हो तो लोगों के एक्सप्रेशन का, लोगों के बर्ताव का आप पर बहुत प्रभाव होगा। इसलिए वक्ता को धीरे धीरे ये प्रैक्टिस
डेवलप करनी पड़ती है कि मैं सबकी ओर देख रहा हूं, चारों ओर मेरी नजर फेर रहा हूं, लेकिन मैं किसी की ओर नहीं देख रहा हूं। क्या होता है कि कुछ लोग बहुत नॉडिंग करते हैं या फिर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, उनके तरफ आप ज्यादा देखते हो, और आप जिस किसी व्यक्ति के तरफ देखते हो तो पूरी पब्लिक उसके ओर बीच बीच में मुड़कर देखती है, क्योंकि आपकी आंखों की ओर पूरी पब्लिक का ध्यान होता है, चाहे 4,000 की पब्लिक हो, चाहे 5,000 की पब्लिक हो। तो इसलिए आपको अपनी नजरें चारों ओर फेरनी है, यानी सबको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो भाषण करता है वो हमारी ओर भी देख रहा है, हमारी ओर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? जो लोग आपको बहुत रिस्पांस दे रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, आपकी हर बात पर मुंडी हिला रहे हैं, तो जाने अनजाने में आपका उन पर कंसंट्रेशन होता है, आप उनकी तरफ देखकर प्रेरणा पाते हो, भाषण देने लगते हो। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को चाहे कंटाला आ जाए, चाहे बोर हो जाए, चाहे उसको कुछ और कुछ करना है, वो कभी अपना मोबाइल देखेगा या फिर किसी बात के लिए इधर उधर देखेगा, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति का मेरे तरफ ध्यान नहीं रहा, इसका मतलब मेरा भाषण कुछ ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, यानी उसके मूड का प्रभाव आप पर होता है। एक तरफ ये जो आप लोगों के तरफ देख रहे हो, उस समय लोगों का रिस्पांस आपके भाषण का थर्मामीटर है, ये तो आपको भान होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे आगाह करने वाली बात, यानी अगर अपोजिट सेक्स के लोग आगे बैठे हैं, जैसे कि आप पुरुष हैं, आप वक्ता हो, स्टेज पर खड़े हो, सामने ही कुछ स्त्रियां बैठी है, उसमें कुछ बहुत सुंदर है, लड़की या स्त्री, और वो बड़े ही एकाग्रता से आपकी ओर देख रही है, तो आखिरी में आप तो पुरुष, आपकी ऐसी सुंदर स्त्री को बार बार देखने की इच्छा हो जाती है, और जाने अनजाने में जब आप उसकी ओर देखने लगते हो, वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, बहुत एकाग्रता से सुन रही है, नॉडिंग भी कर रही है, तो पूरे पब्लिक का ध्यान उधर जाता है, पूरे पब्लिक पर एक अलग गलत मैसेज चला जाता है। इसलिए मैं अपने हर क्लास में, वर्कशॉप में सिखाता हूं, जब पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं तब, कि भाई इससे अवेयर रहिए, कितनी भी सुंदर स्त्री हो तो भी उसके तरफ अपना ध्यान बार बार न जाए, ये देखिए, ये सभा के सभ्यता का नियम है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी ये कितनी कठिन बात है कि श्रोताओं का रिस्पॉन्स ये थर्मामीटर है, आपका भाषण कितना अच्छा ढंग से जम रहा है, प्रभाव सही माने में क्रिएट हो रहा है नहीं है, ये जानने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आपका ध्यान पूरी तरह से श्रोताओं पर एकाग्र नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो लेकिन नहीं भी देख रहे हो, इस ढंग से आपको टैकल करना होता है। अब लोग तालियां बजाते हैं, लोग हंसते हैं, इससे आपको बल मिलता है, आपका प्रभाव बढ़ता है, लेकिन ये हमेशा होता है ऐसा नहीं है। अब कुछ प्रांत ऐसे होते हैं कि जहां के लोगों को हंसने की आदत ही नहीं होती है, यानी विदर्भ में जिसको आदत है केवल भाषण देने की, वहां बात बात पर लोग तालियां बजाते हैं, बहुत हंसते हैं। और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में आप जाओ तो वहां लोग हंसते ही नहीं है, वही बात को नहीं हंसते, हंसना मना है, ऐसी स्थिति श्रोताओं में होती है। तो इसका मतलब आपको यह भी पता चाहिए कि किस प्रांत की मानसिकता क्या है, किस एरिया में श्रोता लोग किस ढंग के होते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि आपका भाषण ही प्रभावी नहीं हो रहा है,
यानी कई बार मैंने पूछा शुरुआत में, क्यों भाई आपको अच्छा नहीं लगा भाषण? नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। मैंने वो जोक कहा था, वो नहीं नहीं बहुत अच्छा था, मजा आया बहुत। फिर आप हंसे क्यों नहीं? हंसे ना। अब विदर्भ के लोग बहुत खुलकर हंसते हैं, हंसी की आवाज आप तक पहुंचती है। पूना के लोग मन के मन ही हंसते हैं, ज्यादा खुलकर नहीं हंसते, पूला देशपांडे पूना के होने के बावजूद। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं श्रोताओं के, तो वो भी हमको ध्यान में देना, उनके उसके तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं होना चाहिए। कभी कभी श्रोता लोग दूसरी ओर देखते हैं, घड़ी देखते हैं, उनमें से कुछ उड़ जाते हैं। जब श्रोता दूसरी ओर देखना शुरू करते हैं वक्ता की ओर के बगैर, तब जाने अनजाने में ये वक्ता अस्वस्थ हो जाता है। जब कभी घड़ी देखते हैं, बापरे देरी हो रही क्या, यह प्रेशर आता है। और कुछ लोग उठकर जाते हैं। और मुझे तो इतनी आदत है कि हजारों की तादाद रहे और उसमें से 5-10 भी लोग उठे तो मुझे बहुत अखरता है। धीरे धीरे मैं अपने आप को समझाता हूँ कि अरे भाई, कुछ लोगों को बहुत महत्व का काम होता है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, इसलिए उठकर जाते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति उठकर गया उसको बाद में अगर मुझे मिला तो मैं पूछता हूँ कि आप क्यों उठकर गए थे? सर बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं थी, बहुत इन्वॉल्व था, लेकिन मेरे तरफ जिम्मेदारी थी आपको बाद में चाय देने की, इसलिए मुझे उठकर जाना ही पड़ा। मेरे ध्यान में आया कि अभी 15-20 मिनट बाद आपका भाषण खत्म होने वाला है, उसके पहले चाय की प्रबंध होना चाहिए, फिर या फिर मेरे तरफ खाने के तैयारी की जिम्मेदारी है। अब ये लोग अगर आयोजकों में से हो तो मेरी बातचीत बाद में हो कि क्यों आप बीच में उठे थे। लेकिन अगर किसी को गांव में जाना है, दूसरे गांव जाना है, उसके बस का टाइमिंग है, तो कुछ लोग तो उठने वाले हैं, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा भाषण प्रभावहीन हो रहा है, ये नहीं होता है। लोगों का प्री शेड्यूल्ड कुछ प्रोग्राम हो सकता है, इसलिए वो जा सकता है। कभी लोग आपस में बात करते हैं, तो आपस में अगर बात करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके इसका प्रभाव कम हो रहा है भाषण का। जरूरी नहीं है, उल्टा होता है कई बार। अब मेरे वर्कशॉप में तो मैं पिन ड्रॉप साइलेंस रखवाता हूं। कभी कभी दो व्यक्ति आसपास बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, फिर मैं उनको बुलाकर पूछता हूं कि बीच में क्यों बोल रहे थे? नहीं सर, ये मुद्दा इतना महत्व का था कि हमारी पहले इस पर बहस हो चुकी थी और हम सर ने कहा ना अभी ऐसा कह रहे थे, तो फिर ऐसा मत कहो, क्लास के बाद कहो ये बात। तो लोग आपस में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका भाषण पर का प्रभाव कम हो रहा है। यह भी हो सकता है कि उनको वो ज्यादा बात महत्व की लगी हो, लेकिन अगर लगातार बात करें तो डेफिनेटली इसमें गड़बड़ी है। फिर आपको आइदर उनको हैंडल करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि कृपया आप बाहर जाइए। लोग मोबाइल से खेलते रहते हैं, ये आजकल बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं तो शुरुआत में ही भाषण के मोबाइल के बारे में बोलना शुरू करता हूँ। मैं शुरुआत में ही आजकल के भाषण में कहता हूँ कि मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत महत्व की कीमती चीज़ आपके पास है, इसलिए आपका बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और वो आपकी मालिक है, उसको मोबाइल कहते हैं। जब भी मोबाइल बजता है उसको उठाना हमारा कर्तव्य होता है। जब भी मोबाइल पर कोई मैसेज आता है उसको तुरंत जवाब देना होता है। लेकिन आज आप भाषण को आए हो, इतना समय निकाल कर आए हो, इतनी मेहनत लेकर आए हो, तो कम से कम ये भाषण के मेरे 3 घंटे में आप अपने मोबाइल को अपना नौकर बनाइए, उसको मालक मत बनने दीजिए। सबसे पहले मोबाइल ऑफ कीजिए। अगर किसी कारणवश आपको ऑफ करना संभव नहीं है तो साइलेंट मोड पर डालिए, लेकिन बीच में बिल्कुल जवाब मत दीजिए। बहुत ही अर्जेंट है एक आधा मोबाइल तो उनको मैसेज कर दीजिए कि मैं भाषण सुन रहा हूँ, बिजी हूँ, बाद में आपको कांटेक्ट करूँगा, कॉल बैक करूँगा। और इसके बावजूद अगर आप मुझे मोबाइल पर लगातार दिखे
तो मैं आपका उल्लेख करूंगा। अगर इसके बावजूद आप मोबाइल पर बोले तो इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ इतने मेहनत से इन आयोजकों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं इतने दूर से ड्राइविंग कर यहाँ तक आया हूँ, आप भी अपने घर से निकलकर समय निकाल कर यहाँ आए हो। इन सब लोगों की मेहनत से आपका संवाद ज़्यादा महत्व का है, ये मेरे ध्यान में आएगा। इसलिए मैं अपना भाषण रोकूंगा, ये माइक वहाँ भेजूंगा और फिर सब मिलकर ये आपका जो भी प्राइवेट संवाद चल रहा है वो हम सुनेंगे। तो मेरे ये धमकी के बाद में कोई मोबाइल फ़ोन उठाने की कभी हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपस में मोबाइल में खेलते रहते हैं। अगर मेरे ध्यान में आया तो वहाँ भी मैं टोक देता हूँ, कहता हूँ कि भाई आपको मोबाइल पर ही खेलना है तो भाषण सुनने के लिए क्यों आप समय अपना बर्बाद कर रहे हो। तो लोगों की आदतें हैं और उनमें से हमें मार्ग निकालना है, लेकिन हमको सब लोगों को पकड़ कर भी रखना है और उनका किसी भी स्थिति में अपमान भी नहीं करना है। इसका एक सुंदर संतुलन हमें साधना होगा। अब श्रोताओं को हैंडल कैसे करें? श्रोताओं को हैंडल करने के लिए कई बातें मैंने अपने भाषण के 11-12 जो अपने पार्ट्स हो रहे हैं उसमें कही है, मैं केवल आपको याद दिला देता हूं। अभी हमेशा श्रोता हमको टेस्ट करते हैं, कभी कभी फालतू चीजें करते रहते हैं। आइदर उनके तरफ ध्यान मत दीजिए और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते जाइए, धीरे धीरे लोग आप में इन्वॉल्व होते जाएंगे। या फिर जैसा मैंने कहा कि पहले ही शुरुआत में इन लोगों को मैं टैकल करता हूं, उस ढंग से टैकल कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी परिस्थिति में श्रोताओं का अपमान ना करें। मैं तुम्हें देख लूंगा वगैरह भाषा का प्रयोग ना करें। हिम्मत हो तो आगे आओ, मैं देखता हूं क्या करते हो तुम, ऐसी बात कभी ना करें। बहुत इंटेलिजेंटली इन चीजों को हैंडल कीजिए। श्रोता जब श्रोता में बैठे तब कुछ कमेंट करते हैं, फिर आप स्टेज पर से जवाब दे रहे हो, फिर वो कुछ कह रहे हैं, ऐसा सवाल जवाब कभी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज तो किसी भी स्थिति में हमने नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बढ़िया तरीका होता है कि बाकी लोगों को अपने साथ में जोड़ लो और जो मिश्वस लोग हैं उनको माइनॉरिटी बना दो उसमें, तो लोग ही उनको फिर अपनी जगह दिखा देते। हमको सुनना है, चुप चुप बैठो नहीं तो निकल जाओ, ऐसा बोलते। तो इसलिए उसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें कैसी हैंडल करना है इसके बारे में ऑलरेडी इस टोटल 12 पार्ट्स में कहा है, इसलिए फिर से मैं रिपीट नहीं करता हूँ। केवल ये महत्व की बात है, ये आपको याद दिला देता हूँ। समय पालन वक्ता के लिए ये बहुत ही महत्व की बात है। कई आयोजकों को समय के बारे में वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए। उनको डिसिप्लिन बनाना ये भी आपका कर्तव्य है, ये भी मानकर चलिए। अब मेरी दिक्कत तो ऐसी होती थी कि मैं बहुत डिसिप्लिन वक्ता हूँ, वक्त पर हर भाषण शुरू होना चाहिए मेरा आग्रह होता है, और मैं अंधविश्वास जैसे प्रोग्राम के लिए गांव-गांव जा रहा हूँ। गांव-गांव के लोग भाषण आयोजित कर रहे हैं, उसमें कई आयोजक ऐसे होते थे कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इस ढंग के भाषण या किसी भी ढंग के भाषण आयोजित नहीं किए, और मेरा प्रोग्राम तो बड़ा होता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो पहले से उनको क्या करना है, कैसे करना है, हम लिख कर उनको देते थे। फिर भी कई बार ऐसा होता था कि मैं उनके साथ में बहस हो चुकी है, प्रोग्राम वो 8 बजे डिक्लेयर करने वाले हैं, लेकिन 9 बजे तो शुरू करना ही है किसी भी हालत में, 9 से बढ़ेगा नहीं। तो कई बार ऐसा होता था मैं 8:30 बजे पहुंच रहा हूं, वो कहते थे सुबह हो, ये तो संभव नहीं था, दिन में 3 दिन प्रोग्राम होते थे। जाता हूं तो देखता हूं कि वहाँ लाउड स्पीकर लगा है, लेकिन जो बिछाए थे वो भी बिछाई नहीं गई है। जाते ही मैं पहला काम करता था, अपना सामान वहाँ रखते ही बिछोना शुरू कर देता था। अब गांव के लोग, किसी बाहर के व्यक्ति ने ऐसा कुछ करना उनको अच्छा नहीं लगता, दौड़ के आते थे, मेरी मदद करने लगते थे। उनके ध्यान में नहीं आता था कौन है, फिर पूछते थे आप कौन हो, फिर मैं कहता था, फिर दौड़ धूप होती थी। ये कर करके मैं बराबर 9 बजे व्याख्यान की शुरुआत करता था, क्योंकि हमने तय किया रहता था कि 9 बजे हमको व्याख्यान शुरू करना है। मैंने पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में ये आदत लगाने की कोशिश की।
अब जो मेरे वर्कशॉप होते हैं वो मेरे कंट्रोल में होते हैं। अब वर्कशॉप मैं 25 सालों से चलाते आया हूं, मेरा एक भी वर्कशॉप कभी 5 मिनट भी देरी से शुरू नहीं होता है, टाइम टू टाइम शुरू होता है। अब मैं तो ऐसे प्रांत में पैदा हुआ हूँ विदर्भ में कि जहाँ 1-2 घंटे की देरी, यानी मैं 6 बजे मिलूंगा ऐसा कहकर लोग 8 बजे मिलते हैं। 1-2 घंटे की देरी यानी आम बात है आज के दिनों में भी, पुरानी बात तो छोड़ ही दीजिए। उस प्रांत में जो पैदा हुआ उसको जो आदत है, दूसरी तरफ मैंने गांधी का टाइमिंग देखा है, विनोबा का टाइमिंग देखा है, बड़े बड़े लोगों का भी देखा है, तो मुझे मुझ पर दोनों प्रभाव है। तो मैंने अपने जीवन में समय की पाबंदी अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी लागू करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी बार सक्सेस होते आया हूँ। तो आप हमेशा अपने भाषण के लिए समय से पहले पहुँचिए, समय पर शुरू करने का आग्रह करें। आजकल तो बात ऐसी होती है कि लोग पहले आते ही नहीं हैं, यानी आयोजक सोचते हैं कि लोग आने के बाद शुरू करें, लोग कहते हैं कि जब शुरू होगा तब आ जाएंगे। इसलिए आपको आयोजकों को समझाना होता है कि आप भाषण शुरू कीजिए, लोग आ जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है, मोबाइल होने के कारण जैसे ही भाषण के लिए वक्ता वहाँ पहुँचता है स्टेज पर और शुरू होता है तो लोगों की फोनाफोनी शुरू हो जाती है, मोबाइल पर एक दूसरे को मैसेज देते हैं, अरे भाई वक्ता आ गए, अभी शुरू हो रहा है, चल आ तू, और फिर उसके बाद में शुरू होता है। इसलिए समय पर भाषण शुरू हो ये देखना चाहिए। इतना ही नहीं तो केवल भाषण समय में पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपको लग रहा है, आपका मूड लग गया है और चल रहा है आपका भाषण, समय बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने समय तय किया, डिक्लेयर किया, उसमें ही आपका भाषण खत्म होना चाहिए। इसलिए हमेशा पहले से समय तय कीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा है, बढ़िया है, तो आपका भाषण लंबा हो रहा है ऐसा मत होने दीजिए। हाँ, उल्टा अगर हो रहा है, आपका भाषण बोर हो रहा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल नहीं रहा है, तो भाषण को शॉर्ट कीजिए। क्योंकि भाषण ये वन वे कला नहीं है, ये टू वे कला है। टू वे सही माने में प्रक्रिया। अगर श्रोता आपका भाषण नहीं सुनना चाहता तो क्यों जबरदस्ती उनको सुनाते हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आज भी कभी कभी सपने में मेरे भाषण आते हैं और मेरे भाषण में से लोग उठकर जा रहे हैं, कोई बचा नहीं है, ये बीच बीच में सपना आते रहता है। मेरे जीवन में एक ही बार हुआ है, लेकिन उसका गहरा असर मेरे मन पर हुआ। नेर परसोपन गांव में मेरा भाषण था, बहुत तैयारी की थी, स्त्री मुक्ति ये विषय था। जाते वक्त बस से जाना था, लेकिन भाषण खत्म होने के बाद में आने के लिए बस नहीं थी, इसलिए मेरा एक पत्रकार मित्र उसने कहा कि हम रिक्शा लेकर जाएंगे और रिक्शा से वापस आएगी, इसलिए आपको वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा, हम भी साथ में आते हैं, हमको भी आपका भाषण सुनना है। वो रिक्शा को पकड़ना, जाते जाते रिक्शा बीच में पंक्चर हो गया। कार्यक्रम था शाम को 7:30 बजे डिक्लेयर किया था, 8 बजे शार्प शुरू करना था, हम पहुँचे 9 बजे। लोग राह दे देख कर निकल गए थे, केवल 51 लोग बचे थे और मैं तो बहुत तैयारी कर आया था। 9 बजे पहुंचने के बाद में 9:15 बजे हमने भाषण शुरू किया और मैं पूरा 2 घंटे, जो मैंने तय किया था 8 से 10, उस ढंग से 2 घंटे पूरा भाषण दे रहा हूं। मेरा भाषण खत्म होते वक्त केवल सामने 10-1 लोग बचे थे, यानी 50 में से 40 लोग भी निकल गए थे। उस बात का इतना गहरा असर हुआ कि मेरे जीवन में उसके बाद में मैंने 10,000 के ऊपर व्याख्यान दिए, लेकिन एक भी बार ऐसा रिपीटेशन नहीं हो पाया। ये गलती मैंने कभी जिंदगी में दोहराई नहीं। हमेशा याद रखना है कि भाषण ये टू वे प्रक्रिया है, श्रोताओं के लिए भाषण होता है, वक्ता के खुशी के लिए भाषण नहीं होता है। इसलिए अगर आपके ध्यान में आ जाए कि श्रोता सुनना नहीं चाहते हैं, बोर हो रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा दूसरा काम है, तो उन पर ज़बरदस्ती अपना भाषण मत ला दिए। कम बोलिए, इफेक्टिव बोलिए, कम पॉइंट्स लीजिए। जब आपको कम बोलना होता है तो पूरे के पूरे पॉइंट्स बोलने की आवश्यकता नहीं है, कम पॉइंट्स का चुनाव कीजिए। जो भी कहना है वो इफेक्टिव कहिए।
नहीं तो सभी बातें आपके भाषण, 2 घंटे का भाषण है, आपको आधे घंटे में देना है तो पूरा 2 घंटे का भाषण आधे घंटे में दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कहना है वो इफेक्टिवली मैं कह रहा हूं, इसके बारे में आप आग्रही रहिए, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इन चीजों को अमल में ला पाओगे। प्रभावी वक्ता बनने का उद्देश्य क्या है? भाई मुझे बहुत बड़ा वक्ता लोगों के सामने सिद्ध करना है, यानी अपने आप को वक्ता कर कर मुझे प्रोजेक्ट करना है, ये आपका उद्देश्य है क्या? अपने आप से पूछिए, ये सभी अपने आप को तय करना होता है। या फिर मैं कुछ तो भी हूं, लोगों ने मुझे मानना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, इसलिए। अगर ये दोनों आपके उद्देश्य हो गए तो ये उद्देश्य कोई बहुत अच्छे उद्देश्य नहीं है। लोगों ने मेरी तारीफ करनी चाहिए, लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए, लोगों ने मुझे वक्ता मानना चाहिए, इसलिए वक्तृत्व का अगर आप उपयोग करते हो तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं इसको निम्न स्तर की बात मानता हूं। मुझे लोगों तक विचार पहुंचाना है, लोगों में बदलाव लाना है। भाषण का माध्यम, भाषण की कला इसलिए है, सही माने में ये परिवर्तन का हथियार है, बदलाव का हथियार है। ये सही उद्देश्य होना चाहिए। अब ये मेरी मान्यता है, आपकी मान्यता कुछ अलग हो सकती है। मटेरियल सक्सेस ये भी कुछ लोगों का उद्देश्य हो सकता है कि मुझे अच्छा लीडर बनना है, यानी पॉलिटिकल लीडर बनना है, सोशल लीडर बनना है, साहित्यिक जगत में मुझे बहुत नाम कमाना है, उसके लिए भी आप भाषण कला का उपयोग कर सकते हो। लेकिन इसको मैं बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूँ। इतना ही मैं यहाँ पर कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।